चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। ये कह रहा है अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है ना। तो अभी हम लोग पूरी तरीके से इस पर कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। और 2 घंटे के आसपास हम लोग की मैराथन चलने वाली है और इस 2 घंटे में हम लोग इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम आपसे कमेंट थोड़ा सा कम लें, हो सकता है बातचीत कम करें, क्योंकि क्लास पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो चलिए, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय या फिर देश का बजट। तो आप हाँ बिल्कुल सही बताया, सी इसका सही आंसर है। सभी लोग सी कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र क्या है, तो आप देखिएगा, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। एक बच्चे ने कहा ना कि सर अर्थशास्त्र क्या है, तो बच्चों मैं बताता हूं, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था। एक होता है अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र क्या है, ये सिद्धांतों का समुच्चय है। ये क्या है, ये सिद्धांतों का समुच्चय है। यानी कि गरीबी को कैसे दूर किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, या फिर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का किस हिसाब से प्रयोग करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को संतुष्टि प्राप्त हो पाए। तो इन सभी सिद्धांतों को पढ़ना कहलाता है अर्थशास्त्र। क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। लेकिन इन सिद्धांतों का प्रायोगिक तौर पर, इन सिद्धांतों का प्रायोगिक तौर पर या फिर इन सिद्धांतों का, है ना, निजी जीवन में प्रयोग, इन सभी सिद्धांतों का निजी जीवन में प्रयोग या प्रायोगिक तौर पर निजी जीवन में प्रयोग करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो सिद्धांत जो आप बुक में फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका अर्थशास्त्र है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी देश में लागू कर देंगे उस सिद्धांत को या फिर अपने जीवन में उसको अपना लेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के 2 भाग होते हैं, एक बड़े स्तर पर देखा जाए, एक छोटे स्तर पर देखा जाए। तो एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। तो याद रखिएगा, कई सारे विद्यार्थी सोचते हैं अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है, जबकि आपको याद होना चाहिए कि अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम लोग बड़े स्तर पर बात करते हैं तो वो समष्टि में कहलाता है, यानी मैक्रो हो जाता है। जब छोटे स्तर पर बात करते हैं तो वो व्यष्टि हो जाता है। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें, मेरे घर की इनकम कितनी है, मेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, कितना उत्पादन होता है, कितनी आय होती है, कितना व्यय होता है, कितना बजट होता है। जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, एक घर की बात करते हैं, है ना, एक फर्म की बात करते हैं, तो वो सब क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन जब हम लोग देश की बात करें, जब हम लोग देश की बजट की बात करें या फिर राजकोषीय नीति की बात करें, राजकोषीय नीति की बात करें या फिर मौद्रिक नीति की बात करें, गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जब इन सब की बात करते हैं तो वो सब आपका समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाता है ना। तो यहां पर सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आया है। सी इज द राइट आंसर। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है ना। अब यहां पर मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कराना नहीं है, अच्छे अच्छे प्रश्न कैसे बनते हैं उनके बारे में भी बताना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत या फिर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत या फिर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत या फिर कीमत सिद्धांत, या फिर क्या कहा जाए, कीमत सिद्धांत। ये जो हमने आपको 3 चीजें बताई हैं कि उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत या फिर कीमत सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत होता क्या है, इस सिद्धांत में हम लोग ये अनुभव करते हैं या फिर ये अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति को किस चीज का उत्पादन करना चाहिए, है ना। एक व्यक्ति को किस चीज का उत्पादन करना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि आप ठंडे क्षेत्र में चले गए, आप ठंडे क्षेत्र में चले गए या फिर आप गर्म क्षेत्र में चले गए और आपने स्वेटर बनाने वाली या फिर रजाई बनाने वाली कंपनी खोल दी, है ना। एक गर्म क्षेत्र में अगर आप स्वेटर या रजाई बनाने वाली कंपनी खोलेंगे तो फिर क्या लगता है, उत्पादन आपको लाभ दे पाएगा? आप कहेंगे घंटा, कुछ लाभ नहीं दे पाएगा और नुकसान अलग से हो जाएगा। तो उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में एक व्यक्ति
ये सोचता है कि हम अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग किस चीज का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, है ना। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? एक उपभोक्ता ये सोचता है कि उसकी जितनी आय है, एक कंज्यूमर ये सोचता है कि उसकी जितनी आय है वो अपनी आय का बंटवारा किस प्रकार से करे ताकि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। यानी आपके पिताजी को अगर 10,000 रुपए मिलते हैं तो वो 10,000 रुपए में अपने घर का खर्चा किस हिसाब से चलाएं कि उनके सारे काम हो जाएं और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाए, हाँ कि ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए हमारे यहां टमाटर 20 रुपए किलो है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि तुम्हारे यहां टमाटर भी क्या होगा, 20 रुपए किलो होगा। हर क्षेत्र के अनुसार, है ना, जो कीमत होती है वो बदलती रहती है। यानी कि आप देख पाएंगे छोटे छोटे स्तर की बात हो रही है, यहां पर एक उत्पादक की बात हो रही है, उपभोक्ता की बात हो रही है और कीमत की बात हो रही है। तो प्रश्न पूछा जाता है ये सभी सिद्धांत किस अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं? तो आप कह देंगे ये सभी सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। याद रखिएगा, यह सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, यह सभी व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स याद रखिएगा। तो उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत और कीमत सिद्धांत, ये तीनों फैक्टर किसके हैं? तो आप कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के हैं। बाकी बजट, मौद्रिक नीति, गरीबी, बेरोजगारी, याद रखिएगा जब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भैया बहुत गरीबी फैल गई है या फिर देश में बहुत बेरोजगारी आ गई है, तो जब हम लोग बेरोजगारी या गरीबी की बात करते हैं तो किस पर बात करते हैं? मोहल्ले की गरीबी की बात करते हैं क्या? नहीं ना। जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे यार हमारे मोहल्ले में बहुत बेरोजगारी फैल गई है, अगले मोहल्ले में तो सब रोजगार प्राप्त कर गए हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो याद रखिएगा, गरीबी की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, जब हम लोग महंगाई की बात करते हैं, माने मुद्रास्फीति की बात करते हैं या मुद्रा अवस्फीति की बात करते हैं, मुद्रा अवस्फीति की बात करते हैं या रुपये के अवमूल्यन की बात करते हैं। अच्छा बताइए, अगर रुपये का अवमूल्यन कर दिया जाए यानी डेप्रिसिएशन कर दिया जाए रुपये का, तो क्या आप बताइए रुपये का अवमूल्यन में क्या किसी मोहल्ले को दिक्कत होगी या किसी व्यक्ति को दिक्कत होगी? नहीं ना। रुपये का अवमूल्यन होगा तो पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अरे हाँ कि ना। तो आप कहेंगे गरीबी, बेरोजगारी, है ना, या फिर आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति बनाई जाती है वो किसी एक कंपनी, एक बैंक के लिए तो बनाई नहीं जाती है, वो तो राष्ट्र स्तर पर बनाई जा रही है। जो भारत सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति बनाई जा रही है, फिस्कल पॉलिसी बनाई जा रही है, तो ये सारी की सारी चीजें जो बजट बनाया जा रहा है, ये सारी की सारी किसके घटक होंगे? ये सब किसके पार्ट होंगे? तो आप कहेंगे ये सब राष्ट्र स्तर के पार्ट है, यानी ये सभी समष्टि स्तर के पार्ट है। ये सभी किसके पार्ट हैं? ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के, किसके बच्चों? ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। याद रखिएगा। तो बताइए सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र का है और इनमें से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र का है। तो समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, इनको आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी बताइए, अगर ये समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि अब आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो अच्छा, अब हम लोग ने अर्थशास्त्र देखा, तो अर्थव्यवस्था हमने आपको बताई। अर्थव्यवस्था क्या होती है ना? अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखो भैया, अब जितने भी देश हैं या जितने भी क्षेत्र हैं, है ना, प्रत्येक क्षेत्र की क्या होगी बच्चों? जलवायु अलग होगी। प्रत्येक क्षेत्र की क्या होगी? जलवायु अलग होगी। जलवायु अलग होगी तो वनस्पतियां अलग होंगी, है ना, संसाधन अलग अलग होंगे। क्या बोलते हो? तो जितने देश उतने भेष। आप देखते हैं हर क्षेत्र में क्या है? भिन्नता है। प्रत्येक क्षेत्र में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो कहीं संसाधन कम पाया जाता है तो कहीं संसाधन ज्यादा पाया जाता है। अरे जल्दी बताओ। तो कहीं संसाधन क्या होता है? कम पाया जाता है, तो कहीं संसाधन ज्यादा पाया जाता है। तो किसी भी देश
किसी भी देश के पास जितना भी संसाधन उपलब्ध है, किसी भी देश के पास जितना भी संसाधन उपलब्ध है, जितनी भी वनस्पतियां या जलवायु उस अपने क्षेत्र के हिसाब से जितना भी उसके पास संसाधन है, उसका वो कैसे प्रयोग करे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल जाए, अधिक से अधिक हमारे देश का विकास हो जाए। तो आर्थिक क्रिया, जब हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रिया की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? किसी क्षेत्र की समस्त आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करने के लिए सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या? अर्थव्यवस्था। अब वो किसी भी क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हो, जैसे हमने चीन को परिभाषित कर दिया कि चीन का क्षेत्र कैसा है, वो लोग अपने संसाधन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं और कैसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कैसे विकास कार्य कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग कह सकते हैं हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अर्थव्यवस्था होती है। तो हमने यहां लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, वैसे अपने हर देश की क्या होती है? अर्थव्यवस्था अलग अलग होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं? अरे हाँ कि ना। तो किसी भी क्षेत्र की या भारत की समस्त आर्थिक गतिविधियों को अगर हम लोग परिभाषित करना चाहें तो समस्त आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करने के लिए अर्थव्यवस्था शब्द यूज किया जाता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था और यहां वहां की अर्थव्यवस्था। बताइए, सारी बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर हैं? अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान उसी व्यक्ति ने कहा है जो अर्थशास्त्र का जनक है। जो क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र का जनक है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो आप कहते हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ, है ना। और एडम स्मिथ की एक किताब प्रकाशित हुई है 1776 में, जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम क्या है? एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है बच्चों? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो याद रखिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन, दी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है ना। दी वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? तो आप कहते हैं एडम स्मिथ की है। और एडम स्मिथ ने ही, है ना, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। धन का विज्ञान कहा है, याद रखना है। तो धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ महोदय ने कहा है। सारी बातें यहां तक क्लियर हैं? जल्दी बताइए, प्रश्न समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने अभी सिर्फ पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। कितने लोग चाह रहे हैं कि सर सीधे क्वेश्चन कराइए, है ना, और आंसर बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पहले पढ़ा दूं। मैं सोच रहा हूं जैसे चैप्टर 1 मैं आपको पढ़ा दूं और चैप्टर 1 पढ़ाने के बाद हम आपको चैप्टर 1 के क्वेश्चन करा दें, फिर चैप्टर 2 पढ़ा दें, फिर चैप्टर 2 पढ़ाने के बाद चैप्टर 2 के क्वेश्चन करा दें, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके प्रत्येक चैप्टर को पढ़ा के तब क्वेश्चन कराएं। या फिर आप चाहेंगे तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन भी करा सकते हैं, जैसा आपका मन हो वैसा वैसा हम कर देंगे। यहां पर अगर लोग बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, तो आपको याद रखना है अर्थव्यवस्था के इस समय 5 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के इस समय 5 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? प्राकृतिक क्षेत्र। यानी प्राकृतिक क्षेत्र का मतलब क्या? प्राथमिक क्षेत्र का प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों से जो हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो प्राकृतिक संसाधनों से जो हमको प्राप्त हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों से हमको जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, वो उसको सबको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। इसी प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि व संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं।
इसको हम लोग कृषि क्षेत्र या संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जितना भी कृषि क्षेत्र होगा, मत्स्य पालन होगा, वानिकी होगा, है ना, जैसे हम लोग कृषि की बात करें, है ना, पशुपालन की बात करें, है ना, मत्स्य पालन की बात करें, मत्स्य पालन की बात करें, या फिर खनन की बात करें, या फिर उत्खनन की बात करें, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। फॉरेस्ट्री भी बच्चों इसी क्षेत्र में आ जाती है ना। अगर हम लोग द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जब प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद हमको मिल रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के से हमें जो उत्पाद मिल रहा है, जब उसका प्रयोग हम लोग है ना द्वितीय क्षेत्र में करना शुरू करते हैं, तो जब अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दे, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो जितना भी निर्माण, विनिर्माण, है ना, जितना भी निर्माण, विनिर्माण, या फिर है ना वाटर सप्लाई, गैस की सप्लाई, है ना, ये या फिर बिजली सप्लाई, है ना, तो ये जितनी भी सप्लाई है, आपूर्ति है, वो सारी आपकी सेकेंडरी में आ जाती हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे है ना आप हॉस्पिटल गए तो वो आपकी सेवा क्षेत्र हो जाएगा, रेस्टोरेंट आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, अन्य सेवाएं, जितनी भी सेवा है वो सब तृतीयक में आ जाएगा। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र आ जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र आ जाता है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर वो सब किसमें आ जाएंगे? चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर आता है पंचम क्षेत्र। फिर क्या आता है बच्चों? फिर आता है पंचम क्षेत्र। और ये जो पंचम क्षेत्र है बच्चों, ये जो पंचम क्षेत्र है, इसमें इसे कहते हैं गोल्ड कॉलर। इसे क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर। यानी जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या फिर जैसे प्रधानमंत्री की बात बताई जाए, प्रेसिडेंट की बात बताई जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात बताई जाए, या फिर जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी बात बताई जाए, है ना, तो वो सब किसमें आ जाते हैं? पंचम क्षेत्र में आ जाते हैं। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल लोग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये हो जाता है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। ये क्या हो जाता है बच्चों? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करते हैं। अब आज का लास्ट, अब पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? पहले चैप्टर का लास्ट पॉइंट देखते हैं, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, यानी अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में सिर्फ और सिर्फ आपको राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर याद करना है। राज्य या फिर सरकार की भूमिका के आधार पर, सरकार की भूमिका के आधार पर, राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था बच्चों तीन प्रकार की होती है। राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। इसे हम लोग कहते हैं, नंबर 1 पर आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 1 पर आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर नंबर 2 पर आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2 पर आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। और फिर नंबर 3 पर आती है भारत की अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समझिएगा, है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों सबको बातें समझ में आ रही हैं? ये जो 20 मिनट की क्लास हमने आपके साथ ली, इस 20 मिनट की क्लास में आपको चीजें समझ में आई। इकोनॉमी बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं आपको जो जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसको आप रट लीजिएगा, यही आपके पेपर में मिल जाने वाली है। बस आप लोगों से फिर से वही बात है कि हर आधे घंटे के बाद आप कम से कम 1 से 2 ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे, लोगों को शेयर करके बुला लेंगे कि जल्दी जल्दी आ जाओ, आज इकोनॉमी का मैराथन समाप्त कर देंगे और सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जब प्राकृतिक संसाधनों पर, जब किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर है ना निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व जानते हो ना,
कि सरकार की भूमिका नहीं होती है, प्राकृतिक संसाधनों पर निजी प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व होता है, प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप होता है, तो उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, जब प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार, जब प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व किसका होता है, सरकार का, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास स्वामित्व होता है ना, तो उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, ऐसी अर्थव्यवस्था जब जहां पर प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो जब हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिला देते हैं तो बन जाती है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों पर निजी और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व होता है, निजी और प्लस सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व होता है, निजी और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व होता है, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। और एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ एक देश याद रखना है आपको, वो है भारत, है ना। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, आपसे नॉर्मल सा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जो कार्ल मार्क्स हैं, जो कार्ल मार्क्स हैं, है ना, वो किसको समर्थित करते हैं, कार्ल मार्क्स इनमें से किस अर्थव्यवस्था को समर्थित करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पक्ष लेते हैं। और एडम स्मिथ किसको अच्छा मानते हैं, और एडम स्मिथ किसको अच्छा मानते हैं, समझ में आ गया। तो यहां पर पक्षधर की बात बताई जाए तो कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं। जबकि एडम स्मिथ जो है वो किसके पक्षधर हैं, तो आप कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं बच्चों आपके कौन, तो आप कहेंगे एडम स्मिथ। क्या कहेंगे, एडम स्मिथ। अच्छा सुनिएगा एक बात, यहां पर ये दो पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। देखिएगा अब जो मैं आपको एक और बात बता रहा हूं उसको समझिएगा, है ना। अब जो मैं आपको एक बात बता रहा हूं उसको समझिएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, अगर हम लोग अन्य भाग से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें, है ना, यदि हम लोग अन्य भाग से अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें तो हम लोग एक तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर देख चुके हैं, एक हम लोग देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर। तो प्रश्न पूछा जाता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, प्रश्न पूछा जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन में है कृषक अर्थव्यवस्था है, कृषक अर्थव्यवस्था है, नंबर 2 औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, या फिर सेवा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, या फिर सेवा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। जल्दी बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है ना, कृषक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, या फिर औद्योगिक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, या फिर सेवा अर्थव्यवस्था है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आप क्या सोचेंगे, अरे सर जी ये तो फंसा दिया आपने। फंसाया कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। अब ये होता क्या है इसको मैं समझा देता हूं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के, यदि सब लोग कह रहे हैं ना हाँ कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूं आपको। यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पादन में, याद रखिएगा, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में ना जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जो जीडीपी है, जीडीपी में यदि प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान, जीडीपी में यदि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% हो,
50% हो या 50% से ज्यादा भी हो सकता है। और इसी अनुपात में उस देश की जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। सेम वैसे ये है और सेम वैसे ही ये है। तो विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहां पर इसकी परिभाषा कैसे डिनोट करते हैं? किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, है ना, किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में, चाहे वो भारत की हो या किसी भी देश की हो, किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में यदि उस देश की जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा का योगदान, जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा का योगदान और इसी अनुपात में यानी 50% से ज्यादा लोग और इसी अनुपात में है ना, अनुपात में क्या हो, आजीविका, इसी अनुपात में आजीविका या जनसंख्या इसी क्षेत्र पर निर्भर हो, इसी क्षेत्र पर क्या हो बच्चों, निर्भर हो, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है, यदि हमारे देश में आज भी 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और हमारे देश की जीडीपी में 50% से ज्यादा योगदान यदि कृषि क्षेत्र का है तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर हमारे देश की जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा योगदान, है ना, औद्योगिक क्षेत्र का है या द्वितीयक क्षेत्र का है और इतनी ही जनसंख्या 50% या उससे ज्यादा जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र में अपनी आजीविका चला रही है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? औद्योगिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? उसी प्रकार से सेवा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, है ना, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बताया? 50% जीडीपी के में 50% या उससे ज्यादा योगदान और इसी अनुपात में उस देश की जनसंख्या उस क्षेत्र में अपनी आजीविका भी चलानी चाहिए, तभी उसे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, सबसे आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान क्या है? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? किस क्षेत्र का है? तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र का है। लेकिन भारत में सर्वाधिक आजीविका, भारत में आज भी सर्वाधिक आजीविका, है ना, या सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर है अपनी आजीविका चलाने के लिए? तो कृषक अर्थव्यवस्था या कृषक क्षेत्र पर निर्भर है। तो आज भारत क्या हो गया है? आज भारत बीच मझधार में आकर खड़ा हो गया है, ना तो वो कृषक में जा पा रहा है ना तो सेवा क्षेत्र में जा रहा है। फिर भी अगर हमको एक चुनना पड़े तो आजीविका के हिसाब से यह आंसर लगाते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? आजादी के बाद भी बात की जाए या वर्तमान की बात की जाए तो आप कह देते हैं कृषक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। लेकिन जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता कौन है? तो सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। आई विश कि मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छे से। क्लियर हो गई बच्चों बातें? क्लियर हो गई बातें? तो चलिए अब हम लोग अगली बात करते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है? देखिएगा, है ना, 1991 से पूर्व, याद रखिएगा, 1991 से पूर्व हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की अर्थव्यवस्था जो थी, है ना, वो कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। अर्थात है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात नहीं होता था। हमें छींक आ रही है। हाँ, तो हमने आपसे क्या कहा? 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो बंद अर्थव्यवस्था थी। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात प्रतिबंधित था।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात बंद था, है ना। तो अगर किसी देश का आयात निर्यात, सुनिएगा, यदि किसी देश का आयात निर्यात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बंद हो तो उसे उस देश की बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई और 1991 में आर्थिक संकट आया, 1991 में आर्थिक संकट आया, तो इस संकट से उबरने के लिए हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमको, है ना, एलपीजी नीति अपनानी पड़ेगी, यानी कि उदारीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति यानी लाइसेंस हम लोगों को देना पड़ेगा, उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी, निजीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी और बहुत सारे अन्य देश की कंपनियों को हमारे देश में बुलावा देना पड़ेगा ताकि यहां पर रोजगार मिले लोगों को, यानी वैश्वीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी। तो 1991 में भैया अपनाई गई और हमारी बंद अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया गया, खुली अर्थव्यवस्था कर दिया गया। तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आप कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। 1991 से पहले कैसी थी बच्चों, आप कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था थी। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था अभी भी कैसी है, तो आप कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था ही है। चलिए, तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट किया। इस आधे घंटे में हम लोगों ने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया। आई विश कि मैं आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझा पाया। अगर पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था कि अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप फटाफट से करिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। अभी मैंने बताया। और इनकी किताब कौन सी है, फटाफट से बताइए, है ना। क्वेश्चन यहां पे पूछा जाए कि बताइए, है ना, पहले भारतीय जिन्हें, है ना, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या हुआ, है ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेकिन कौन सी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, तो आप क्या कहेंगे, वेलफेयर इकोनॉमी है, यानी लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था या लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। सुनिएगा, ये यूपीपीएससी का जब आप पेपर देने जाएंगे या सिविल सर्विसेज का पेपर देंगे तो उसमें पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को कौन सी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था, तो हमने आपको एक सूत्र बताया है, RCHM, है ना, SAVRVK 13, 30, 68, 79, 83, 98, यानी कि अमर्त्य सेन को पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे 1998 का, 1998 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है ना। अच्छा सुनिएगा, माल्थस ने क्या दिया है, माल्थस ने दिया है जनसंख्या सिद्धांत, है ना। माल्थ्यूजियन जो थ्योरी है वो जनसंख्या सिद्धांत है। इन्होंने कहा एक समय ऐसा आएगा जब जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी और अनाज का उत्पादन कम होता चला जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। तो जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है, माल्थस ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बंद अर्थव्यवस्था में होती है मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो आप कहते हैं कि भैया बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। देखिए, हमने आपको था ना, पहला चैप्टर हम लोगों ने इतनी अच्छे से पढ़ा है कि सारे प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान किसने कहा, अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान किसने कहा है, तो एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहकर पुकारा है। आगे बढ़ते हैं।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? प्रशासित मूल्य, सार्वजनिक स्वामित्व, आर्थिक आयोजन और पूंजी और निजी स्वामित्व। तो आपको पता है, हम लोगों को अच्छे से पता है कि अगर निजी स्वामित्व होगा तभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, और अगर सरकार का स्वामित्व होगा तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद बढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल सही है भैया। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, भैया हमसे भी कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय हमसे भी कम है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है बच्चों? हमसे भी कम है। तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते। देखिए कृषि की प्रधानता है ये बिल्कुल सही है, लेकिन न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय हमसे भी कई गए गुजरे लोग हैं, तो ये वाला हम लोग गलत करके मानेंगे, है ना। उद्योग की प्रधानता है, बिल्कुल सही है ना। बृहद बेरोजगारी है, ये भी सही है ना। बृहद बेरोजगारी है, ये भी सही है। क्लियर है? तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि 1, 3 और 4 को सही कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? 1, 3 और 4 को सही कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 1, 3 और 4 को सही कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो यहां पर छठवें का जो आंसर होगा वो क्या कर सकते हैं? बी कर सकते हैं। छठवें का जो आंसर है वो बी कर सकते हैं। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ सकते हो, है ना। भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। विकासशील अगर अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तो नहीं होगी ना। भारत अगर अल्प विकसित होता, भारत क्या होता बच्चों? यदि अल्प विकसित होता तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय होती। अगर भारत क्या होता? अल्प विकसित देश होता, नाइजर होता, चाड होता, बुरुंडी होता, है ना। अगर हम लोग नाइजर की बात करते, चाड की बात करते, है ना, बुरुंडी की बात करते, है ना, इन सोमालिया की बात करते, अगर इनकी हम लोग बात करते तो हम लोग कहते कि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। हमारा देश तो विकासशील है ना, विकसित नहीं है, विकासशील है। यानी कि हम लोग मध्यम वर्ग की आय में आते हैं, न्यूनतम वर्ग की आय में नहीं आते हैं, मध्यम वर्ग की आय में आते हैं। बताइए, सारी बातें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखते हैं। तो ये ऑप्शन गलत लिख गए, या ये दूसरा होगा, ये तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों की हिस्सेदारी है। निजी और सार्वजनिक यानी सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है कि नहीं? अरे हाँ कि ना। तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये आपका सही हो जाएगा। तो टोटल आपके 7 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन हो गए? पहले चैप्टर से हो गए 7 क्वेश्चन। पहले चैप्टर से हो गए 7 क्वेश्चन। अब बताइए 7 में 7 कौन से हैं? 7 में 7 आपको समझ में आए? तो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, भारत में अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में अंतर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोगों को आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब जो दूसरा चैप्टर होता है वो होता है राष्ट्रीय आय, है ना। जो दूसरा चैप्टर होता है वो क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय आय होता है ना। तो अब ये राष्ट्रीय आय होता क्या है ये समझ लीजिए, है ना। राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, फैक्टर कॉस्ट पे यानी लागत मूल्य पे जब निकालते हैं तो उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है ना। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं इसे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय को हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, इसके बहुत सारे नियम कानून हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय, यदि किसी देश की आपको आर्थिक समृद्धि, यदि किसी देश की आपको आर्थिक समृद्धि की माप करनी है, यदि किसी देश की आर्थिक समृद्धि की माप करनी है,
तो आप कैसे करते हैं? प्रति व्यक्ति आय से करते हैं। तो कैसे करते हैं? प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से करते हैं, पर कैपिटा इनकम के माध्यम से करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पर कैपिटा इनकम निकलती कैसे है, तो आप क्या कीजिए, उस देश की राष्ट्रीय आय पता कर लीजिए और उस देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग कर दीजिए। उस देश की जनसंख्या से भाग कर दीजिए तो आपको पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो आपको कैसे प्राप्त हो जाएगी? पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो बताइए, सारी बातें समझ में आई? तो पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय बटा उस देश की जनसंख्या, और हमको प्राप्त हो जाती है प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखिएगा, एनएनपी भी लिख के आ सकता है या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी लिख कर आ सकता है। ये बताइए, अगर लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? यदि हम लोग राज्य की बात करें तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो एक आएगा नंबर 1 पर गोवा और नंबर 2 पर आएगा सिक्किम। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए किस राज्य की, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो नंबर 1 पर आ जाएगा गोवा और नंबर 2 पर आ जाएगा आपका सिक्किम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो नंबर 1 पर आ जाएगा दिल्ली और नंबर 2 पर आ जाएगा चंडीगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, है ना, किस राज्य की पूछा है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है नंबर 1 पर बिहार की, है ना, और नंबर 2 पर है आपकी उत्तर प्रदेश की। है ना। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसकी है? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार की और फिर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश की। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? अगला प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सीएसओ के द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का जो मुख्यालय है वो क्या है, वो आप बताइए हमको, है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ करता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसका आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? यानी कि जो हम लोग कीमतें हैं, है ना, जो कीमत है किसी भी, अब जब हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं ना, सब लोग का आंसर आ रहा है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। अधिकतर लोग का आंसर दिल्ली आ रहा है, तो सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है ना। सीएसओ का हेडक्वार्टर क्या है? दिल्ली। और एक था बच्चे एनएसएसओ, एक क्या था? एनएसएसओ, है ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भी कह सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, है ना। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम, है ना। अब एनएसएसओ और क्या कर दिया है? सीएसओ को मिला दिया गया है, हम लोग को पता है। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। इसको बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तो एनएसएसओ का हेडक्वार्टर आपका कोलकाता था, सीएसओ को क्या है बच्चों? दिल्ली है। तो प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमको जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका मूल्य लेना पड़ता है। उनका क्या लेना पड़ता है बच्चे? मूल्य लेना पड़ता है। तो करंट कीमत पर नहीं लेते हैं हम लोग, एक आधार वर्ष करते हैं और वो आधार वर्ष है 2011-12। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो आधार वर्ष क्या लिया गया है? 2011-12 लिया गया है ना। और इसके पहले राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2004-05 था। इसके पहले राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष था, यानी कि जो कीमत होती थी, वो कीमत हम लोग किस वर्ष से काउंट करते थे? तो आप कहेंगे 2004-05 से। लेकिन जनवरी 2015 में
सीएसओ ने कहा कि हमको अब राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष बदल देना चाहिए। अरे हाँ कि ना, तो हम लोग ने बदल दिया और अब क्या कर दिया, तो आप कह देंगे कर दिया हम लोगों ने 2011-12। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना के कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन कौन सी विधि विद्यमान है, तो आप कह देंगे आय विधि हो सकती है, व्यय विधि हो सकती है, या उत्पादन विधि भी हो सकती है ना। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की अगर लोग विधियों की बात करें, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली विधियों में 3 विधियां आपको याद कर लेनी है। पहला हो जाता है आय विधि, यानी किसकी कितनी आय है ना, किस व्यक्ति की कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय, उन सबको जोड़ दिया जाए तो पता चल जाएगा, है ना। तो एक होती है आय विधि, या फिर जितना खर्च किया गया है, जितना टोटल हुआ उसको घटा दिया जाए तो निकल आ जाएगा, यानी व्यय विधि। और या फिर जो वर्तमान में बनाई जा रही है वो कौन सी है, वर्तमान में जो अपनाई जा रही है वो कौन सी है, उत्पादन विधि। तो याद रखिएगा, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। फिर मैं बता रहा हूं, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हम लोग आय विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यय विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और उत्पादन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उत्पादन विधि का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन की बात। अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन किया गया है उसको जोड़ लेना है, उसका मौद्रिक मूल्य जोड़ लेना है ना, और उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। या फिर अंत में लोगों को इनकम तो मिली है, जो भी उत्पादन किया जाता है, जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन क्यों किया जा रहा है, लाभ के लिए, हमारी अपनी पर्सनल इनकम के लिए। तो अंत में जितनी हमको इनकम प्राप्त हुई है उसको जोड़ लिया जाए तो भी आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना। व्यय विधि यानी कि कितना खर्चा हो गया है और टोटल कितना मिला था उसको घटाकर भी हम लोग राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमारे पास ये 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमारे पास ये 3 विधियां हैं। बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? बेटा जल्दी बताओ। कुछ लोगों के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बस उसी में वो खुश हो जाते हैं, है ना। जैसे लगातार भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय गणना दादा भाई नौरोजी ने की, बस वही क्वेश्चन रटा हुआ है और वही पटापटर बोलते चले जा रहे हैं। तो लिख देते हैं भाई, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपया। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी, 20 रुपया। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी, है ना। तो आप कह देंगे 20 रुपया, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली बार, है ना, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का आकलन, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर क्या लगाते हैं, है ना। तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर क्या लगाते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किसने लगाया था, है ना। जल्दी बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया बच्चे। 1931-32 में प्रोफेसर VKRV राव ने, है ना, प्रोफेसर VKRV राव ने, ठीक है ना। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 62 रुपया। कितनी बच्चों, 62 रुपया। फिर हम लोग बात करते हैं पहली बार सरकार द्वारा अनुमानित राष्ट्रीय आय का आकलन 1948-49 में 1948-49 में किसने किया था बच्चों,
है ना, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। इसके लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, जिसके अध्यक्ष थे बच्चों पीसी महालनोबिस। कठिन पढ़ा दिया क्या हमने आपको? क्यों बच्चों? हमें लग रहा है कि आप कठिन पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है? कठिन तो नहीं पढ़ा रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि कठिन नहीं पढ़ा रहे हैं? कोई बताएगा कितने लोग कह रहे हैं कठिन नहीं पढ़ा रहे हैं? जल्दी बताइए। उस समय देश की राष्ट्रीय आय 48-49 में कितनी बताई गई? 8,650 करोड़ रुपया। कितनी बताई गई बच्चों? 8,650 करोड़ रुपया बताई गई, है ना। कब? 1948-49 में, 1948-49 में। और प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई? 246 रुपया। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई? 246 रुपया। तो जो पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो सरकारी अनुमान लगाया गया और वाणिज्य मंत्रालय ने जो डेटा पेश किया, उस डेटा में बताया गया, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है भाई, ये टीचर है, सब ठीक है, क्या क्या बात हो रही, समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपस में तो लड़ गए हो क्या? कौन टीचर आ गया? अरे टीचर आ गया तो रेस्पेक्ट करो ना बेटा। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी अपनी ऑफलाइन कोचिंग में बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं, है ना। और उनका कभी भी कोई कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है तो वो कॉन्सेप्ट हमसे सीखते हैं, ठीक है ना। वो पेड बैच में भी हमारे जुड़े हुए हैं, और जहां जहां वो हमको बता देते हैं कि सर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं या फिर हमारा खुद का चैनल है, तो जब वो कोई कंफ्यूजन में रहते हैं तो हम उनसे बातचीत करके उनके कंफ्यूजन को दूर भी करते हैं। समझ में आ गया बेटा? 246 रुपए महीना नहीं है, ये 246 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि जब राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले सरकार ने किया था, जब सरकार ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तब बताया कि राष्ट्रीय आय देश की कितनी है? 8,650 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 246 रुपए। बात समझ आ रही? 246 रुपए प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ गया? अरे भैया, पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर निकलता है, और राष्ट्रीय आय का कैसे निकलती है? प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। तो वर्ष ही तो आएगा, तुम तो और लोग हो, ठीक है। कह रहा महीना तो नहीं, कह रहा महीना नहीं, महीना नहीं भैया, वार्षिक वर्ष में आएगा ना, एक वित्त वर्ष में। अच्छा ये बताइए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष की शुरुआत कब से होती है? वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? और प्रश्न पूछा जाएगा आरबीआई का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है ना। प्रश्न पूछा जाएगा आरबीआई का लेखा वर्ष कितना है? कोई बताएगा आरबीआई का लेखा वर्ष कितना है? यहां पे मैं चाहूं तो कितनी बार क्वेश्चन आपसे पूछ पूछ के आपकी बैंड बजा सकता हूं। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन बताइए। वित्त वर्ष तो आप जानते हैं, वित्त वर्ष तो आप जानते हैं क्या? 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब से शुरू होता है? तो आप बताइए जल्दी से, आप बताइए कब से शुरू होता है ना। तो ये बताइए, फिर मैं आपको जब बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ा रहा हूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी जब मैं बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बताइए, यहां तक आप सभी लोग को बात क्लियर हो गई? अगर यहां तक सभी लोग को बात क्लियर हो गई तो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करें, हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करें। अच्छा एक बात बताइए हमको जल्दी से, है ना, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? आप एक क्वेश्चन बताइए, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ना। एक छोटा सा प्रश्न है, व्हाट इज जीडी डिफ्लेटर? तो देखिएगा, हम लोग जो जीडीपी को काउंट करते हैं, एक जीडीपी काउंट कर रहे हैं जो करंट की कीमत है, सुन रहे हो ना, एक करंट की कीमत पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और एक आधार वर्ष पर। और आधार वर्ष क्या है बच्चे? वो है आपका 2011-12। तो एक जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं किन कीमतों पर? आधार वर्ष पर। और एक कैलकुलेट करते हैं करंट की कीमतों पर। तो एक दो यहां पे दो प्रकार की जीडीपी हो जाएगी, एक हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी और एक हो जाएगी रियल जीडीपी। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी। याद रखिएगा, रियल जीडीपी याद रखना है आपको। तो आपसे पूछा जाए नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी जब हम लोग करते हैं तो क्या निकल कर आता है? जीडीपी डिफ्लेटर पता निकल कर आता है। ये क्यों निकालते हैं? इससे हमको पता चलता है किसी देश में मुद्रास्फीति कितनी है, यानी किसी देश में महंगाई कितनी है। बात समझ में आ रही है?
अब हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी यहां पर ऐसे होंगे कि जिनको पता ही नहीं होगा कि सर जी चालू कीमतों पर यानी करंट कीमतों पर निकालेंगे तो क्या निकलेगा। अरे बच्चों, चालू कीमतों पर निकालेंगे ना, यदि जीडीपी आप करंट की कीमत पर निकालेंगे तो नॉमिनल जीडीपी निकलेगा, ठीक है ना। और अगर आप आधार वर्ष पर निकालेंगे तो रियल जीडीपी निकलेगा। समझ में आ गया। यानी कि अगर आप कीमतों का निर्धारण आधार वर्ष 2011-12 के अकॉर्डिंग करेंगे तो कब से निकलेगा, रियल जीडीपी निकलेगी। और अगर आप करंट पे निकाल देंगे, सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमत तक अगर असेसमेंट करेंगे तो क्या निकल जाएगी बच्चे, नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगी। बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज क्यों करते हैं, मुद्रास्फीति को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए, मुद्रास्फीति को मापने के लिए हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग करते हैं, नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी निकालकर। अच्छा, मुद्रास्फीति को मापने के लिए बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे आपको पता है डब्ल्यूपीआई होता है, सीपीआई होता है ना, थोक मूल्य सूचकांक होता है ना। तो ये सब आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जीडीपी डिफ्लेटर सबसे अच्छा होता है ना। जीडीपी डिफ्लेटर से आपको मुद्रास्फीति अच्छे समझ में आ जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब समझते हो ना, महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब समझते हो ना बच्चों, महंगाई, है ना। और अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बहुत सारे उपाय हैं, है ना। उसके लिए आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या बनाता है, मौद्रिक नीति, है ना। और मौद्रिक नीति में आपके कुछ टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, है ना। इन सबको बढ़ाना या घटाना, उससे हम लोग मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने यहां पर क्या क्या बातें करी, हम लोग ने बात करी कि राष्ट्रीय आय को ही क्या कहते हैं बच्चों, राष्ट्रीय आय को हम लोग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की जो माप होती है वो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से ज्ञात की जाती है। लेकिन एक देश ऐसा है, एक देश ऐसा है जो अपने लोगों की, जो अपने व्यक्तियों की खुशी के आधार पर, जो अपने व्यक्ति की खुशी के आधार पर आर्थिक समृद्धि की माप करता है, वो है भूटान, है ना। तो भूटान जो है वो अपने लोगों की खुशी के आधार पर अपने देश की जीडीपी या अपने देश की आर्थिक समृद्धि की माप करता है, वो क्या है आपका भूटान। और बाकी प्रत्येक देश की आर्थिक समृद्धि जो मापी जाती है वो पीसीआई के माध्यम से मापी जाती है। पीसीआई निकलता कैसे है, राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल कर आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो किस राज्य की, अगर भारत के वर्तमान आंकड़े देखे जाएं तो वर्तमान में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय बच्चों सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे गोवा की। फिर नंबर 2 पर सिक्किम की। केंद्र शासित प्रदेशों में किस केंद्र शासित प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो आप कह देंगे दिल्ली की। नंबर 2 हो जाएगी आपकी चंडीगढ़ की। किसकी कम है, बिहार की सबसे कम, और उत्तर प्रदेश की, है ना, थोड़ी सी ज्यादा, यानी दूसरे नंबर पर, न्यूनतम से दूसरे नंबर पर। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, सीएसओ करता है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली हो जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष वर्तमान में 2011-12 है, पहले क्या था इसका 2004-5 था। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। एनएसएसओ का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, अब इसको सीएसओ के साथ मिला दिया गया है। वैसे एनएसएसओ का मुख्यालय आपका कोलकाता था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, और अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख भी किया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका उल्लेख भी किया है, ठीक है ना। उस समय प्रति व्यक्ति आय इन्होंने 20 रुपए बताई। वैज्ञानिक विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन प्रोफेसर PVKR राव ने किया था, जिसमें 62 रुपए बताया गया। पहली बार सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय आय के आंकड़े पेश किया 1948-49 में, और राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता PC महालनोबिस ने करी, और राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया और पर कैपिटा इनकम 246 रुपया बताया। फिर हमने आपसे पूछा कि आरबीआई का लेखा वर्ष कितना होता है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, जब हम लोग करंट कीमत पर ज्ञात करते हैं तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और जब
जो कीमत है, जो वस्तुओं की कीमत है, यदि उसको आधार वर्ष पे कैलकुलेट करते हैं तो रियल जीडीपी आता है। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से जब हम लोग अनुपात निकालते हैं तो हमको जीडीपी डिफ्लेटर प्राप्त होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का यूज सिर्फ तब करते हैं कि मार्केट में कितना पैसा ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है। मार्केट में पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा, है ना, तो मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो लोग भैया काम कम करेंगे क्योंकि सबके पास पैसा आ गया है, तो चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI, CPI या फिर जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी में भी फेरबदल करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है बच्चे? एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग होता है। बात समझ में आ रही है? अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं। तो हमने आपको बताया कि यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो कुछ नहीं होगा भैया। अरे कहां पर कुछ हो जाएगा? आप देख पा रहे हो, हम जो डेफिनेशन बता रहे हैं वो अलग है ना। हमने बताया एक वित्तीय वर्ष में है ना, किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग, यही तो लिखेंगे हम लोग, है ना। और वैसे भी हमने आपको बताया राष्ट्रीय आय क्या होता है? NNP होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? जल्दी बताइए फटाक से। किस राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय बच्चे सबसे ज्यादा है? जल्दी बताइए फटाक से। तो अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा किसकी है? गोवा की। राज्य की पूछी गई है ना, तो गोवा की आ जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश की पूछी जाती तो दिल्ली की आ जाती। राज्य की पूछी जाएगी तो गोवा की, और केंद्र शासित प्रदेश की पूछी जाए तो आप कह देंगे दिल्ली की, है ना। तो यहां पर ये अगला पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? फटाफट से उत्तर बताओ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है या फिर जारी की जाती है? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप कहेंगे वित्त मंत्रालय। तब आपका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों? तब आपका उत्तर आ जाएगा वित्त मंत्रालय। तो इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वित्त मंत्रालय बताना, है ना, वित्त मंत्रालय बताना। और राष्ट्रीय आय की गणना पूछ रहा है तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हम लोगों ने अभी बताया है। अगली बात करते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP कैसे प्राप्त किया जाता है? जैसे देखिएगा जीडीपी होता है। जीडीपी होता क्या है ना, तो घरेलू सीमा के अंदर, है ना, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के
अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग, मौद्रिक मूल्य का योग, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे जीडीपी। उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? जीडीपी। देखिएगा, किसी देश के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है ना, अब उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहला रहा है? तो आप कह देंगे भैया जीडीपी कहला रहा है। उसका क्या कहला रहा है बच्चों? जीडीपी कहला रहा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर, 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर, अरे हाँ कि ना? तो 1 अप्रैल से यानी वित्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर। लेकिन एक बात बताइए, इस यहां पर अंदर कई सारे ऐसे विदेशी भी तो होंगे बच्चे, कई ऐसे विदेशी भी तो होंगे, है ना, जिन्होंने यहां पे उत्पादन किया है। क्या वो अपना पैसा अपने देश नहीं भेजेंगे? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भेजेंगे। जब वो अपना पैसा अपने देश भेजेंगे, अभी ये जो जीडीपी है ये आपकी मार्केट प्राइस पे निकल रही है। अभी ये जो जीडीपी की हमने बात करी है ये मार्केट प्राइस पे बात करी, क्योंकि है ना, अंतिम मौद्रिक मूल्य कैसे निकलता है? बाजार रेट पर निकलता है। मौद्रिक मूल्य कैसे निकलता है बच्चों? तो आप कहेंगे बाजार रेट पर निकलता है। अरे निकलता है कि नहीं निकलता है? आप कहेंगे बिल्कुल निकलता है। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो जो यहां पर व्यक्ति रह रहे हैं, जो इस देश के अंदर व्यक्ति रह रहे हैं, वो अपना पैसा अपने देश भेजेंगे, और जो हम लोग हैं वो अपना पैसा मंगाएंगे भी। तो हम लोग क्या करेंगे? अपना पैसा मंगाएंगे भी। तो ये एनडीपी क्या है? वही बता रहा हूं सही, पागल लड़कों, वही बता रहा हूं, ठीक है ना? तो जीडीपी निकाल लोगे, तो जब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता चल जाएगा, उसी में आप मूल्यह्रास निकाल दो, उसी में आप डेप्रिसिएशन निकाल दो, तो आपको प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। सिंपल सी बात है। आपको एनडीपी चाहिए ना? जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है ना, जैसे हम कोई मशीन लाए हैं, जस्ट इमेजिन यदि हम कोई मशीन लाए हैं, सुनते रहे ना, यदि हम कोई मशीन लाए, जीडीपी आपको समझ में आई? हमने उत्पादन किया, जैसे हमने क्या किया? उत्पादन किया। हम कोई बड़ी बड़ी मशीन लेकर आए, और मशीन जब हमने चलाई, उससे उत्पादन किया, कोई वस्तु का निर्माण किया, तो क्या उस मशीन के रेट लगातार वही रहेंगे 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी? आप कहेंगे नहीं सर, जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी वैसे वैसे मशीन के रेट भी तो घटेंगे, और मशीन में टूट फूट भी तो हो रही होगी, हाँ, तो मशीन को बार बार बनवाया भी तो जा रहा होगा। तो जो मशीन, जो हमने उत्पादन के साधन हैं, उन पर जो पैसा लगाया है उसको भी तो घटाना पड़ेगा। वही तो मूल्यह्रास है, वही तो क्या है बच्चों? मूल्यह्रास है। यानी बाजार कीमत पर आपको जीडीपी जब प्राप्त हो जाए, और आपको प्राप्त करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है सकल, और हमको प्राप्त करना है नेट, यानी शुद्ध प्राप्त करना है। तो जो हमने पैसा लगाया है उत्पादन के साधन के लिए, जो मशीनों पर है ना, जो उस पर खर्चा किया है, तो उसको हम लोग घटा देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। तो हमको प्राप्त हो जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। समझ में आ गया? जल्दी बताओ फटाक से, क्या आपको जीडीपी और एनडीपी में अंतर समझ में आया? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान से बता रहे हैं, है ना? तो क्या करते हैं, जीडीपी में जब हम लोग डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनडीपी प्राप्त होगा। और सिंपल सी बात है, जीडीपी हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा एनडीपी से, है ना? सिंपल सी बात है, जीडीपी हमेशा क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा एनडीपी से। तो क्या लिखेंगे यहां पर? यहां लिखेंगे सकल घरेलू उत्पाद से क्या घटा दे रहे हैं? मूल्यह्रास, है ना? तो सकल घरेलू उत्पाद में जब हम लोग मूल्यह्रास घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। क्या कठिन लग रहा है किसी को? आरबीआई का लेखांकन वर्ष चीकू ने बताया, बिल्कुल सही बताया। चलो अब तुमने बताया तो लिख देते हैं। आरबीआई का लेखांकन वर्ष है बच्चे 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है? 1 जुलाई से 30 जून। चलो चीकू तुमने सही बता दिया, लिख दिया हमने, ठीक है? अब हमको ये बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय आय निकालना नहीं आता है, जिनको जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब आता ही नहीं है? ऐसे तो कोई विद्यार्थी यहां पे नहीं ना जिनको जीडीपी, एनडीपी से कोई मतलब ही नहीं कि ये होता क्या है।
बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो जीडीपी समझ में आई, जीडीपी समझ में आई। और हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि अगर हम लोग बात करें कि जीडीपी समझ में आ गई ना, हमने आपसे कहा कि हमारे घरेलू देश की सीमा के भीतर जितना भी उत्पादन किया गया है किसी वस्तु का या सेवा का, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। लेकिन जो भी वस्तु सेवा का उत्पादन किया गया है, जो भी उत्पादन के साधन यूज किए गए, मशीन यूज की गई है, उसमें पैसा लगा होगा टूट फूट के बाद, यदि उसको घटा देंगे तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर जो विदेशी काम कर रहे हैं, यहां पर जो विदेशी काम कर रहे हैं वो अपना पैसा भेज देंगे विदेश में, और जो विदेश में हमारे भारतीय काम कर रहे हैं, है ना, वो पैसा भेज देंगे हमारे भारत में। क्लियर है? तो यानी कि हमारे देश में जो पैसा प्राप्त हो आ रहा है और हमारे देश से जो पैसा जा रहा है, अरे हाँ कि ना, तो आने वाला पैसा और जाने वाले पैसे का जो अंतर होगा, जब उसको जीडीपी में जोड़ देंगे तो उसे फिर क्या कह देंगे, तो उसे कह देंगे एनडीपी। क्या कह देंगे बच्चों, है ना, सॉरी एनडीपी कह रहे हैं, तो उसे कह देंगे जीएनपी। तो उसे क्या कह देंगे बच्चों, जीएनपी। समझ में आ गया, समझ में आ गया? नहीं आता है सर ये वाला पार्ट हम लोगों को? अरे यार बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है ना। विदेशों से जो प्राप्त आय है ना, जब जीडीपी में जोड़ देते हैं विदेशों से प्राप्त आय को, तो उसको जीएनपी कहते हैं। फिर से बताते हैं, छोड़ो हटाओ, समझाते हैं, देखिएगा। जस्ट इमेजिन, जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है? जैसे हमारे देश की घरेलू सीमा है, ठीक है ना, इसके अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होगा, है ना, और जो भी उत्पाद, जैसे तुम कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो या सेवा का उत्पादन कर रहे हो, जैसे हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो पैसा ले रहे नहीं ले रहे? अरे हाँ कि ना। तो उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, यानी जो भी मार्केट प्राइस पर है, जो भी मार्केट रेट पर है, अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग, मूल्य का योग। और ये लेखांकन वर्ष में लिया जाता है, यानी वित्त वर्ष में लिया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ये सब काम हो रहा है। अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जीडीपी कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, जीडीपी कहेंगे। ये जीडीपी आपको समझ में आया? अब हमारे देश में, अब हमारे भारत में कुछ विदेशी कंपनी होगी, बताओ ना। अब हमारे भारत में कुछ विदेशी कंपनी होगी, ठीक है ना, और हमारे जो भारतीय हैं, हमारे कुछ भारतीय हैं, वो विदेशों में काम कर रहे होंगे, विदेशों में काम कर रहे होंगे। अगर जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो पैसा कहां भेजेंगे, वो पैसा भारत में भेजेंगे। वो पैसा कहां भेजेंगे, तो वो पैसा भारत में भेजेंगे। और जो विदेशी कंपनी होगी वो पैसा कहां भेजेगी, वो पैसा अपने देश में भेजेगी, अपने विदेश में भेजेगी। अरे हाँ कि ना। अब जैसे मान के चलिए कि हम जो पैसा आया है, मान के चलिए 500 रुपए आया और 300 रुपए चला गया, तो बताओ कितना रुपए बचा, तो आप कहेंगे 200 बचा। तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर जी 200 रुपए बचा। तो आपको करना क्या है, जितना भी जीडीपी निकला है, सर समझ में आ गया, जितना भी जीडीपी निकला है उसमें ये 200 रुपए जोड़ दीजिए। जब आप जीडीपी में 200 रुपए, टोटल जीडीपी आपने निकाल ली थी ना, जीडीपी निकल आई थी, फिर इसके बाद आप जो पैसा इधर घटा बढ़ा है उसको आप इसको जोड़ दीजिए। तो अब ये जीडीपी में जब विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दोगे, ये क्या है बच्चों, ये विदेशों से प्राप्त आय है, विदेशों से प्राप्त आय है। तो इसे हम लोग क्या कहने लगेंगे, इसको कहने लगेंगे जीएनपी। अब यहां पे डी क्या था, डोमेस्टिक था। ये डी क्या था, डोमेस्टिक यानी घरेलू, क्योंकि घरेलू सीमा के भीतर निकल रही थी जीडीपी। अब ये एन क्या है, नेशनल है। अब ये एन क्या है, नेशनल, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हमने अपने देश का पैसा, मतलब विदेशी लोगों ने अपना पैसा अपने देश में भेज दिया और वहां से पैसा यहां पर आ गया। बात समझ में आ रही है यार? इससे ज्यादा हम समझा नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। इसके लिए फिर पेड बैच आप ज्वाइन कर लो, उसी में समझा देंगे। हाँ, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगा जीएनपी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा जीएनपी। तो जीडीपी जीएनपी समझ में आ गया।
और अगर हम लोग जीडीपी में जितना भी जीडीपी प्राप्त हुआ है, यदि उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो मशीन आप लाए हो, जो भी आप उत्पादन करने के लिए मशीन लाए हो, उस मशीन में आपने जो पैसा लगाया है ना, जो टूट फूट हुई है, डेली बेसिस पे जो खर्चा हुआ है, उसको अगर आप माइनस कर देंगे, तो जीडीपी में जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, मूल्यह्रास माइनस कर देंगे, तो इसे फिर हम लोग कहते हैं क्या, एनडीपी। इसे क्या कहते हैं, एनडीपी। यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। बाकी ये चैप्टर हम आपको बाद में कभी पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है। श्रम की भागीदारी कम क्यों है ना, तो देखिएगा, श्रम की भागीदारी, लोग मजदूरी क्यों छोड़ रहे हैं। पहली बार इकोनॉमी में मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं यार, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप पेड बैच में आइए, फिर उसमें अलग से चैप्टर, यहां पे हम लोग मैराथन कर रहे हैं ना, यहां पर लोग चैप्टर वाइज मैराथन कर रहे हैं, तो मैराथन में फिर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, क्या मैंने बताया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम क्यों है, तो मजदूर अपनी मजदूरी क्यों छोड़ रहे हैं, तो मजदूर को जो मजदूरी है, मजदूर को जो मजदूरी है, जो वेजेस है ना, वो कम मिलता है। मजदूर को मजदूरी कम मिलती है, मजदूर को वेजेस क्या मिलता है, कम मिलता है, और कीमत लगातार बढ़ रही है, कीमत लगातार बढ़ती है ना, तो कीमत लगातार बढ़ रही है लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती। जैसे कि जो मजदूर होते हैं वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, 200 रुपए दिहाड़ी, 400 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी, यानी कि एक दिन में पूरा दिन भर उनसे काम कराओ, 8 घंटे 9 घंटे, और इसके बाद लास्ट में उनको 400 रुपए दो। तो डेली बेसिस पे उनको 400 रुपए मिल रहा है, लेकिन जब वो सामान खरीदने जाते हैं तो दाल चावल खरीदते हैं, तो उनको पता लगता है कि यार जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसलिए जीडीपी में क्या है, कीमतों की तुलना में क्या हो जाती है बेटा, मजदूरी कम हो जाती है। कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है, कम है, कीमतों की तुलना में मजदूर को मजदूरी कम मिल रही है, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। समझ में आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है ना, तो प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है, तो आप कह देंगे 2011-12 है ना, और जनवरी 2015 से है ना, सीएसओ की सिफारिश पर यह काम किया गया था। इसके पूर्व आधार वर्ष क्या था, इसके पूर्व राष्ट्रीय आय को मापने का जो आधार वर्ष था वो क्या था, 2004-5। क्या था बच्चों, 2004-5। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आंकड़े सही से नहीं उपलब्ध हैं, आंकड़े सही से नहीं उपलब्ध हैं, आंकड़े सही से नहीं उपलब्ध हैं। अर्थात यदि हम लोग कृषि की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, तो किसी किसान की आय कितनी होगी, किसी किसान की आय कितनी होगी, हर 3 महीने 4 महीने में फसल के हिसाब से किसानों की आय बढ़ती घटती रहती है, तो किसानों की आय नहीं पता चल रही है। यानी कि कह सकते हैं हमारे देश की जो 86% जनसंख्या है, हमारे देश की जो 86% जनसंख्या है वो नॉन ऑर्गेनाइज रूप में काम कर रही है, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है, असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है, और पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी कितनी आय है, किसकी कितनी आय है ये पता नहीं चल पा रहा है। जैसे आपके पापा से पूछा जाए, जैसे उनकी आय अगर 1 लाख रुपए होगी तो वो बताएंगे कि नहीं नहीं हमारी आय 50,000 रुपए है, किसी की आय 10,000 रुपए होगी तो जबरदस्ती कहेगा हम तो लाखों कमाते हैं। फेंकने वालों की संख्या में कमी है नहीं, तुम जानते हो, फेंकने पे आ जाए तो पता चला हेलीकॉप्टर भी खरीद लें और खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है।
अरे हाँ कि ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या यह है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की हमें आय नहीं पता चल रही है। जो सरकारी काम कर रहे हैं, जो सरकारी नौकर हैं, उनकी आय पता चल रही है। जो सार्वजनिक कंपनी है, जो महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, उनकी बात पता चल रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, उनकी पता चल रही है, लेकिन अन्य लोगों की हमें आय पता ही नहीं चल रही है। जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी आय नहीं पता चल रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने। इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी और वस्तुओं का मूल्य क्या कहा जाता है? जीडीपी। है कि नहीं? है कि नहीं? लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू क्षेत्र में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी इज द राइट आंसर। ओके। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन आसान आ जाता है, कोई कोई क्वेश्चन आसान मिल जाता है, खुशी हो जाती है। ठीक है, अगला सकल घरेलू उत्पाद। भाई बताना जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? हमने बताया जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, है ना? तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो अनुपात है वही है आपका क्या? जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर का यूज कब करते हैं? मुद्रास्फीति के स्तर को मापने के लिए। मुद्रास्फीति के स्तर को मापने के लिए याद रखिएगा, मुद्रास्फीति के स्तर को मापने के लिए हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हैं। राष्ट्रीय आय मापन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय आय मापन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बताना एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स, है ना, एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, कारक लागत पर। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हमने शुरुआत में ही बताया था। अच्छा, जो विद्यार्थी बीच में जुड़ रहे हैं उनको बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए कि सर लगता है क्वेश्चन आंसर करा के आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। इसके बारे में मैं आपको जीडीपी के बारे में बता चुका हूं, है ना? मैंने आपको जीडीपी के बारे में बता दिया। अगर जीडीपी में आप क्या कर दें? मूल्यह्रास कर दें। जीडीपी में अगर मूल्यह्रास को घटा दें तो क्या निकल आता है? तो आपका एनडीपी निकल आता है, एनडीपी निकल आता है। और यही आप जीडीपी में क्या करें? जीडीपी में आप, है ना, निवल आय जोड़ दें। किसकी? विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दें, तो फिर क्या हो जाता है? फिर ये हो जाता है आपका, है ना, जीएनपी। क्या हो जाता है आपका? जीएनपी। तो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, और बचता क्या है? एनएनपी। एनएनपी आप कहीं से भी निकाल सकते हो। तो ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपए निकाली थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब का नाम है। तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि यहां पर सर जी क्वेश्चन बता रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, है ना? हम आपको पहले से ही पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं। देख लीजिए, हम आपको पहले से ही चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय आय लेखांकन और इसका महत्व। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर हम आपको सब कुछ पहले से पढ़ा चुके हैं और पढ़ाने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 11वां 12वां, हाँ 12वां। ये बताइए अब क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आय की गणना कौन कौन सी विधि से की जा सकती है? तो हमने आपको बताया राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हो सकती हैं। एक आपकी आय विधि, एक आपकी व्यय विधि और एक आपकी उत्पादन विधि। देखिए
पहली स्लाइड में हमने आपको बताया था राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, है ना। ये बताया था आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, ये राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब अगला चैप्टर आता है। अब अगला चैप्टर क्या है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो ये 2 चैप्टर किसको किसको समझ में आ गए? वो यस सर बोल दे कि यस सर ये 2 चैप्टर हमको समझ में आ गए हैं। अगर ये 2 चैप्टर समझ में आ गए हैं तभी हम तीसरे चैप्टर पे चर्चा करेंगे। ये 2 चैप्टर अगर आपको समझ में आ गए हैं, पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय और दूसरा चैप्टर राष्ट्रीय आय और उसका लेखांकन, जब ये चैप्टर आपको समझ में आ गए हों तो यस सर बोल दीजिए कि यस सर यहां तक हमको समझ में आ गया है। जल्दी बताइए फटाक से। यस सर, यस सर। ये अभिषेक मिश्रा क्या कह रहा है? बेटा अभी कुछ कहो नहीं, चुपचाप पढ़ना तो पढ़ो, नहीं चुपचाप यहां से निकल जाओ, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा तुम्हारे पास डाउट हो तो क्लास में आओ, इतने डाउट नहीं समझा पाएंगे। हाँ बताओ जल्दी से, जल्दी। ओके, सबको सही हो गया, सबका आ रहा है, चलो। अच्छा, आर्थिक समृद्धि क्या होती है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि क्या होती है बताइए? तो चालू कीमतों पर, जब आप चालू कीमतों पर यानी वर्तमान में जो कीमत चल रही है, जब चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि को, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, है ना। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, है ना, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, या फिर कह सकते हैं, है ना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये सब, इनमें जितनी वृद्धि होगी वो सारी वृद्धि किसको दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। वो किसको दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या किसको दर्शाती है? तो आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि समझ में आया बच्चों? क्या आर्थिक समृद्धि आपको समझ में आई? बिल्कुल सही। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर जीवन के गुणवत्ता में परिवर्तन आ रहा है, जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन आ रहा है, जीवन की गुणवत्ता में क्या आ रहा है बच्चे? जीवन की गुणवत्ता में अधिकता हो रही है, यानी अच्छा परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। सड़क बन रही है ना, सड़क बन रही है, रेल बन रही है ना, उद्योगों का विकास हो रहा है, उद्योगों का विकास हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो आप कह देंगे ये सब आर्थिक विकास हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है बच्चों? ये सब आपका आर्थिक विकास हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यदि भारत में पूंजी निर्माण होना शुरू हो जाए, पूंजी से ही पूंजी आती है। आपने सुना होगा कि पैसा ही पैसे को क्या करता है? खींचता है, हाँ कि ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूंजी निर्माण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूंजी निर्माण। यदि पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाए, यदि पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाए तो आर्थिक समृद्धि भी, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास तेजी से होगा। तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास क्या होगा? तेजी से होगा। क्योंकि भैया आपको पता है, जब हम लाभ कमाते हैं, जब पूंजी का निर्माण करते हैं, जब ज्यादा लाभ कमाएंगे तो ज्यादा पूंजी का निर्माण करेंगे, तो ज्यादा उत्पादन करेंगे। पहले 1 ब्रांच थी, उसको 4 ब्रांच करेंगे, उसको 6 ब्रांच करेंगे। अरे हाँ कि ना। और जब हम ज्यादा लोग को रोजगार देंगे, ज्यादा लोगों को, है ना, हमारे यहाँ काम मिलेगा, तो सबकी बेरोजगारी मिटेगी और देश का विकास होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन जारी करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन जारी करता है? बताइए। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन जारी करता है? तो आप कहते हैं आरबीआई। किसके सहयोग से? सीएसओ के सहयोग से।
याद रखिएगा, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े कौन जारी करता है? तो आप कहते हैं भारत में पूंजी निर्माण का आंकड़ा आरबीआई जारी करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता, सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि पूंजी निर्माण क्या करता है, तो आर्थिक विकास का द्योतक है। ये क्या है बच्चों? आर्थिक विकास का द्योतक है। अच्छा बताइए, जब आर्थिक विकास होता है, जब आर्थिक विकास होता है तो, है ना, आर्थिक विकास के साथ और क्या बढ़ता है? तो आप कहेंगे मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, आर्थिक विकास मुद्रास्फीति के साथ जुड़ा होता है। जब लोगों की आय बढ़ती है, सुनिएगा, जब लोगों की आय बढ़ेगी, जब लोगों की आय, अगर सुनिएगा यार बहुत आसान सा होता है, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, यदि किसी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, है ना, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो क्रय शक्ति क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। बताइए ना, अगर मेरी आय बढ़ जाए, अगर मेरी आय बढ़ जाए तो मेरी क्या हो जाएगी बच्चे? क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी। अगर मेरी आय बढ़ जाए तो मेरी क्रय शक्ति यानी किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी यानी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। और बताओ, अच्छा वस्तु की अगर मांग बढ़ जाएगी, है ना, वस्तु की अगर मांग बढ़ जाएगी तो जिसकी मांग ज्यादा होती है वो वस्तु कैसी हो जाती है? महंगी हो जाती है। वो वस्तु कैसी हो जाती है बच्चों? महंगी हो जाती है। इकोनॉमी इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इकोनॉमी बच्चे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको आपको समझने से ही आएगा। ये कोई हलवा नहीं है कि ऐसे परोसा तूने गप से खा लिया। सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना। आर्थिक विकास सदैव मुद्रास्फीति के साथ ही चलेगा, क्योंकि आर्थिक विकास कब होगा? जब आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो आप चीजें खरीदना शुरू करोगे, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वस्तु महंगी हो जाएगी ना, क्योंकि जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो पूर्ति क्या हो जाती है? पूर्ति कम हो जाती है। वस्तु की मांग अगर ज्यादा है, सुनिएगा, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वस्तु महंगी हो जाएगी। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो वस्तु क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो वस्तु क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों? सस्ती हो जाएगी। तो आर्थिक विकास अगर होगा तो मुद्रास्फीति के साथ होगा। आर्थिक विकास अगर होता है तो मुद्रास्फीति के साथ होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अरे हाँ कि ना, सिंपल सी बात है। और अगर आर्थिक समृद्धि होगी तो पूंजी निर्माण में वृद्धि जरूर होगी, है ना। पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा तो मुद्रास्फीति के साथ होगा। आई विश कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। ओके, देखो कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है हम साइंस स्ट्रीम से हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुम्हें समझ में नहीं, तुम्हें जीवन में नहीं समझ में आएगा कभी, क्योंकि तुम समझना चाह नहीं रहे हो। जिसको समझना है वो सिर्फ पढ़ रहा है, जिसको नहीं समझना है वो बकैती काट रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। समझ में आ गया कि हम साइंस स्ट्रीम से इसलिए समझ में नहीं आ रहा है? अरे गधे हो क्या एकदम से? साइंस स्ट्रीम से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही है, तो तुम्हारी हालत ऐसे हो जाएगी ना, ना घर के रहोगे ना घाट के। चलो इकोनॉमी, हर कोई अपनी अपनी इकोनॉमी से जूझ रहा है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। डिमांड ज्यादा होती किसी वस्तु की और सप्लाई कम हो जाए, जैसे आईफोन 15, आईफोन 16 प्रो ये सब आने लगे। जब आईफोन 15 प्रो या 16 प्रो आता है तो डिमांड बढ़ जाती है, सबको चाहिए होता है। डिमांड बढ़ जाती है इसलिए वो कितना महंगा पे महंगा होता चला जाता है। लोग कहते हैं भैया इस पर थोड़ा सा पैसा और लगेगा, तुम्हें कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, और क्या ही है, और क्या ही है, बताइए ना हमको। चलिए अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं वरना आप हमें पागल कर दोगे। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आप कहते हैं कि आरबीआई करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिलकर। आरबीआई करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिलकर। अगला, निम्न में से एक कौन आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? यानी आर्थिक समृद्धि को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? यदि आर्थिक समृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निश्चित अवधि में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है।
अच्छा, प्रति व्यक्ति आय में सुधारात्मक वृद्धि हो रही है। किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। देखिए अभी हमने यहां पर आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि या चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। लेकिन कौन सी कीमतों पर, चालू कीमतों पर, वर्तमान में जो कीमतें चल रही हैं उस पर अगर वृद्धि होती है तो उसको हम लोग आर्थिक समृद्धि का नाम दे सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि का नाम दे सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आर्थिक विकास समानता किसके साथ जुड़ा होता है? तो आर्थिक विकास हमेशा स्फीति के साथ जुड़ा होता है, मुद्रा स्फीति के साथ। तो आर्थिक विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, जैसा कि हमने आपको बताया, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करती है? भारत के इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा या योजना आयोग के द्वारा? तो आप कह देते हैं किसके द्वारा, आप कह देते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, है ना, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। इस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में होता क्या है कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो जो योजनाएं चली उनसे क्या क्या प्रॉफिट हुआ, उनका क्या क्या परिणाम आया, है ना। बजट आने से पहले, बजट से पूर्व, याद रखिएगा, बजट से पूर्व जारी किया जाता है, बजट से पूर्व जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वे। इसमें पिछले वित्त वर्ष के दौरान, पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो जो योजनाएं चल रही थी, है ना, उनका परिणाम, उनका क्या क्या परिणाम निकला है और आगामी योजनाओं का क्या क्या महत्व होगा उनके ऊपर, वो सब दिया रहता है इकोनॉमिक सर्वे पर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि जरूर होगी, उस देश की आर्थिक समृद्धि जरूर होगी यदि उस देश में क्या हो रहा हो बच्चे, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो। देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि नहीं होगी। देश में पूंजी निर्माण बढ़ रहा हो, बस यही है। यदि देश में पूंजी निर्माण बढ़ेगा तो उस देश में क्या होगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? नहीं है, है ना। श्रम की न्यून कार्य क्षमता लक्षण है ना। हमारे यहां जो मजदूर है वो मजदूरी नहीं कर रहा है क्योंकि उसको मजदूरी कम मिल रही है, सही है। प्रति व्यक्ति निम्न आय, हाँ हमारे यहां निम्न आय है ना, क्योंकि हम लोग विकसित नहीं हो पा रहे हैं। पूंजी निर्माण की न्यून दर, पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बस यही नहीं कह सकते, यही नहीं कह सकते भारत में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। यही भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है हमारे पास कि भारत में प्राकृतिक संसाधन नहीं मौजूद है, ये आप नहीं कह सकते। क्लियर है? तो यही लक्षण हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। अगला, किसी देश की आर्थिक समृद्धि, किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक क्या है? तो किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का मापन क्या है? प्रति व्यक्ति आय। यदि उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है ना, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विश्व बैंक के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही विश्व बैंक के द्वारा विकसित देश, विकासशील देश, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देशों को बांटा जाता है और अल्प विकसित देशों की परिभाषा बताई जाती है ना, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही। क्लियर है? अब विकासशील में भी दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न होता है और एक उच्च होता है। क्लियर है? चलिए अंतिम प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पहली बार इसको कब प्रकाशित किया गया था? तो पहली बार इसको 1990 में प्रकाशित किया गया था। पहली बार, है ना, 1990 में प्रकाशित किया गया था। पहली बार 1990 में मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, हाँ बिल्कुल सही बताया बच्चों, 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक बिल्कुल सही है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर बिल्कुल सही। सबका सही आ रहा है, यूएनडीपी, यूएनडीपी सबका सही आ रहा है, यूएनडीपी बिल्कुल सही बताया बच्चों, यूएनडीपी इसका सही आंसर है।
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, अगर हम लोग बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ की स्थापना 1945 में की गई थी और विश्व बैंक की स्थापना भी 1945 में की गई थी, और इन दोनों को कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा बहनें, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा बहनें, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा बहनें। जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, यानी 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम का लोन प्रदान करता है ना। और जो विश्व बैंक है ये आपका दीर्घकालिक लोन प्रदान करता है, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। कौन? आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक। यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं, यूनेस्को, अच्छा इनका मुख्यालय क्या है? इन दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। इन दोनों का मुख्यालय क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? पेरिस। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपसे पूछता है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस है। ठीक है, ओके। अब आता है तीसरा चैप्टर, सॉरी चौथा चैप्टर। तो आज हम लोगों ने 3 चैप्टर पे चर्चा करी है। आज हम लोगों ने क्या करी बच्चों? आज हम लोगों ने 3 चैप्टर पे चर्चा करी है। आज हम लोगों ने पहला चैप्टर देखा भारतीय अर्थव्यवस्था। आज हम लोगों ने किन किन चीजों पे चर्चा करी? भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय पर चर्चा करी, परिचय पर चर्चा करी। ये पहला चैप्टर देखा हम लोगों ने, जिसमें अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, है ना, और इसके बाद अर्थशास्त्र, इन सभी पे हम लोगों ने आज चर्चा करी। चाहे समष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए और चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की जाए, तो समष्टि और व्यष्टि इन सब पर चर्चा करी। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा कौन सा? राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक समृद्धि व विकास। आर्थिक समृद्धि व विकास, हम लोगों ने तीसरा चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब आगे कौन कौन से चैप्टर बच जाते हैं? आगे कौन कौन से चैप्टर बच जाते हैं? भारत में आर्थिक नियोजन, यानी पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में आर्थिक नियोजन। अगला चैप्टर हो जाएगा आपका कौन सा? कृषि। अगला चैप्टर हो जाएगा उद्योग, कृषि, और फिर आ जाएगा उद्योग। फिर आपका जो 7वां चैप्टर होगा वो होगा बैंकिंग, बैंकिंग, है ना, व मुद्रा प्रणाली, बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली। और 8वां चैप्टर आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति व मुद्रा अविस्फीति, मुद्रास्फीति व मुद्रा अविस्फीति। 9वां चैप्टर हो जाएगा आपका कर संरचना, टैक्सेस, कर संरचना, है ना। और फिर 10वां चैप्टर आपका हो जाएगा, जो 10वां चैप्टर आपका हो जाएगा कर संरचना के बाद 10वां चैप्टर हमने आपका क्या बनवाया है? कर संरचना के बाद जो हमने आपका 10वां चैप्टर बनाया है वो अभी ध्यान नहीं आ रहा है ना। टैक्सेस के बाद हाँ, 1991 के बाद, 1991 के बाद अर्थव्यवस्था, 1991 के बाद अर्थव्यवस्था, है ना, यानी कि एलपीजी नीति अपनाने के बाद जो अर्थव्यवस्था रही है उसके बारे में। तो ये टोटल लगभग 10 चैप्टर आपके हमने बनाए हैं, ये टोटल 10 चैप्टर हमने आपके यहाँ पे बनाए हैं, है ना। इसी के तहत हम आपको पढ़ाएंगे भुगतान संतुलन। इसी के तहत हम आपको भुगतान संतुलन वाला जो चैप्टर आएगा वो आ जाएगा। शेयर मार्केट पूरा आ जाएगा, जो शेयर मार्केट है, प्रतिभूति बाजार है ना, जो बीमा वाला क्षेत्र है, राजकोषीय नीति का पार्ट जो आ जाएगा, वो सब आपका इसी में लेकर पढ़ा देंगे, है ना। तो कल कोशिश की जाएगी कि कल ये वाला चैप्टर आपका समाप्त कर दिया जाए और इकोनॉमी का पार्ट आपका खत्म हो जाए। और आप विश्वास मानिए, है ना, इन चैप्टर को ही आपने अगर पढ़ डाला तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब बताइए किसको किसको आज की क्लास में दिक्कत हुई है? क्योंकि देखो, आप लोग जिस लेवल से पढ़ रहे हैं, आप लोग जिस लेवल से पढ़ रहे हैं, है ना, उसमें आप लोग जीरो हैं, बिल्कुल समझिए,
उसमें आप क्या हो गए हैं, आप बिल्कुल जीरो हो गए हैं। जीरो मतलब समझते हैं, इकोनॉमी के नाम पर जीरो हैं। बात समझ में आ रही है? तो फिर भी आज हमने इकोनॉमी उठाई और इसको इकोनॉमी को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी। फिर भी हमने आज आपको अच्छे से कोशिश करी समझाने की क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो पहले हमने आपको पढ़ाना है कि पहला चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना, और पहला चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर हमने आपको क्वेश्चन करवाए। फिर दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। कौन कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है बताइए, क्या कुछ ऐसा है? आज ही करवा दीजिए बेटा, आज करवाएंगे बहुत लंबा सेशन चला जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे के आसपास चला जाएगा। देखो 2 घंटे के आसपास होने वाला है। जल्दी बताओ किसको किसको दिक्कत हुई है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि किस बच्चे को दिक्कत हुई है आज की इकोनॉमी की क्लास में। बिल्कुल जीरो है। बताओ इकोनॉमी लोगों को आती नहीं, जबकि बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, जबकि इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, जबकि इतना आसान सा फिर भी लोग इसमें आज गप्पा गप्पा हो गए। एक बच्चा है ऋषा यादव, ऋषा यादव लड़की है, ठीक है। और हाँ बेटा आज की क्लास 7 बजे से थी। सर लेवल अच्छा था, हाँ आज की क्लास में लेवल तो अच्छा होगा ही, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि आजकल जो आयोग है ना, वो आयोग अच्छे सस्ते क्वेश्चन नहीं बना रहा है। आजकल आयोग बड़े क्वेश्चन बना रहा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रहा है। हालांकि हमने इसमें बहुत सारे फैक्ट डालने की कोशिश करे। राष्ट्रीय आय निकालना आपको नहीं आ रहा है, जीडीपी नहीं आ रही, जीएनपी नहीं आ रही, एनपी नहीं आ रही, एनडीपी नहीं पता, नॉमिनल जीडीपी नहीं पता, रियल जीडीपी नहीं पता, जीडीपी डिफ्लेटर नहीं पता। जब आपको ये पता नहीं है तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? इसमें हमारी बात नहीं है कुछ, ठीक है ना। हमने अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप कहें कि एक टॉपिक आप पूरा पढ़ाइए तो 2 घंटे तो हमें एक टॉपिक पढ़ाने में ही लग जाएगा अच्छे से। हम यहाँ पर कराने वाले हैं मैराथन, यहाँ पर कराने वाले हैं क्वेश्चन। दिक्कत पता है क्या है? हम आपके कमेंट को लेते हैं, आप सभी विद्यार्थियों को लेकर चलते हैं, तभी तुम लोगों की सेखी चढ़ी रहती है, मुटाई जिसे कहते हैं। अन्य सभी यूट्यूबर लाते हैं क्वेश्चन, फटाक से आंसर, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और आप लोग अपना बतियाते रहते हैं, टीचर अपना पढ़ाकर चला जाता है, इसलिए आप लोग को वो पसंद है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि इकोनॉमी कठिन है तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए, आरओ का ज्वाइन कर लीजिए, या यूपी ट्रिपल कोई ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हमने इकोनॉमी पढ़ाई है, उसमें ना समझ में आए तब हमको बताइएगा, ठीक है। तो आज हम लोग आज के लिए इतना काफी रखते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। जो जो बच्चे देखिए, ये टोटल देख रहे हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन देखो, ये देखो लाइन से क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाए, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, है ना। लेकिन ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप ये स्कैन कर लीजिएगा और स्कैन करने के बाद हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, जिसको नहीं मिलता है, ओके। थैंक यू अतन सरानी, ठीक, थैंक यू। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और कल की क्लास हम फिर से लगा दे रहे हैं मैराथन नंबर 2 इकोनॉमी की, उसमें सारे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू। अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है शैलेंद्र सर की, उसमें यूपी जीके पढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जीके, बिल्कुल थ्योरी बेसिस पर अच्छे से, जैसे पेज बेस में पढ़ाया जाता है वैसे ही आप लोग वहां पर पढ़ेंगे।